हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी और अच्छे से चलती होगी। और 2026 अब प्रीलिम्स भी ज्यादा दिन नहीं है। और हमारा चैनल ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर आप लोग जो है ना ऑन यूट्यूब पे अच्छा से जो है ना आप लोग सर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए। आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है पूछिए, आप लोग क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक ना, हम आपके लिए हैं। और आप लोग फुल वॉचिंग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिए, हम हैं आपके लिए, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनका SOAS विश्वविद्यालय में एक शोध प्रबंधन और लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन 1872 से 1876 में, जिसमें इन्होंने शासन किया था यहाँ पे अपने यहाँ भारत में। आइए परिवार और प्रारंभिक जीवन। थॉमस जॉर्ज बेरिंग का जन्म 22 जनवरी 1826 को लंदन में हुआ था। वे फ्रांसिस बेरिंग फर्स्ट बैरोन नॉर्थ ब्रूक के संतान थे। उनकी माता का नाम जैन जेरी था। उन्होंने क्रिस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा के पश्चात उन्होंने विभिन्न सचिवीय और प्रशासनिक पदों पर काम किया था, जैसे कि प्राइवेट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी आदि, जिससे उन्होंने सरकारी अनुभव उनको काफी प्राप्त हुआ था। सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक में प्रवेश 1857 में उन्होंने संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उनको चुना गया था। वे फालमाउथ पेनेरियान निर्वाचन क्षेत्र में उनको संसद बनाया गया था। उन्होंने कई विभागों में कार्य किया। एडमायरल्टी वार इंडिया ऑफिस में अंडर सेक्रेटरी पद पे आदि पे वो कार्यरत थे। 1866 में उनके पिता की मृत्यु के उपरांत वह हाउस ऑफ लॉर्ड में चले गए थे। 1872 में लॉर्ड मेयो के पूर्व वायसराय की हत्या के बाद उन्होंने वायसराय उनको बनाया गया था, चूंकि पद रिक्त हो गया था इसलिए इनकी नियुक्ति हुई थी। इस तरह नॉर्थ ब्रूक की पृष्ठभूमि एक परंपरागत उचित सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में से थी। उनके पास प्रशासन की सूक्ष्म जानकारी थी, जिसे उन्होंने भारत में लागू करने की कोशिश की थी। वायसराय के रूप में भारत 1872 से 1876 तक मुख्य नीतियां और घटनाएं। लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के कार्यकाल में भारत को कई कठिन परिस्थितियों को झेलना पड़ा था, जिससे नीचे उनकी नीति तत्परता, विभिन्न संकेतों में उनके निर्णय और उनकी नीतियों का विश्लेषण हम लोग करते हैं। और इसके आगे देखते हैं वित्त और कर, फाइनेंस एंड टैक्सेशन के बारे में। नॉर्थ ब्रूक का विचार था कि भारत को जो है ना एक काफी जो है ना विकसित देश बना दिया जाए उसी टाइम में, लेकिन ऐसा हो ना सका, ये बदकिस्मती थी। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए करों का बोझ कम करना चाहिए था और अनावश्यक उपकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज को नियंत्रण करना चाहिए था। उनके निम्नलिखित पहलों पर हम क्या करेंगे, विशेष उल्लेखनीय करते हैं और विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और आइए चलते हैं इस पे, देखते हैं क्या है। उन्होंने अधिकांश निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को समाप्त करके उन्होंने क्या किया था, कर को ही समाप्त कर दिया था। बोला था इतना कर नहीं लगना चाहिए। 75% जहां कर लगता था समझ रहे हैं आप लोग, वहां पे 5% कर जो है ना कम किया उन्होंने। जैसे 7.5% जो है ना आपको कर लग रहा है, तब 5% कर उन्होंने लगा दिया था। तो गोया मतलब 5% का मतलब उन्होंने कम किया था, जिससे देशी उद्योगों पर जो है ना कम बोझ पड़े और निर्यात आयात जो है ना काफी आसानी से हम लोग किया जा सके, ठीक ना। तो निर्यात में जो है ना हम लोगों को फायदा होगा और आयात में जो है ना कस्टम ड्यूटी हम लोग ज्यादा रखेंगे तो अपना फायदा होगा, ठीक ना। और निर्यात में जो है ना हम लोग वहां ड्यूटी लगाएंगे, वहां पे जो कर वहां का आ रहा है, जो बाहर का माल आ रहा है ना वहां का, उसमें हम ज्यादा लगाएंगे। अपने यहाँ का जो जा रहा है उस पर कम थोड़ा कर रखा जाएगा, तो अपने यहाँ के लोगों को फायदा होगा। वहाँ के लोग, आप लोग जो है ना मेरा, आप लोग इकोनॉमिक लेक्चर देखिएगा, आप लोगों को खुद पता चलेगा इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर किस हिसाब से कंट्री पे बोझ कम पड़ेगा, किस हिसाब से ज्यादा पड़ेगा। जो अभी टेरिफ वाला मसला चला था ना, आप लोग दिखाइएगा उसको, शायद आप लोग पढ़े होंगे तो आप सोचिएगा ये क्या बोल रहे हैं, तो अब मैं नहीं जानना इसके बारे में, अब आप ही लोगों को पढ़ना है और जानना है। मैं पहले इस पे बता भी चुका हूँ, बना भी चुका हूँ। उन्होंने सरकारी खर्च को नियंत्रण में रेखा और सार्वजनिक कार्य, पब्लिक वर्क्स में खर्च करके जो है ना समय परिशीलता, प्रोड्यूस दिखाई दी थी उनको कि इस तरह से किया जाएगा तो इस हिसाब से फायदा होगा। उनके कार्यकाल में एक वित्तीय अधिशेष सरप्लस भी प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने नई करों को नहीं लगाया गया था, बल्कि जो है ना नॉर्थ ब्रूक की यह नीति उस समय में काफी जो है ना हद तक सफल रही थी, लेकिन वो पूरी सफल नहीं हो सकी। सफल इसलिए नहीं हो सकी कि जो वो अपेक्षाकृत, जो उनका अपेक्षक था कि इस तरह करेंगे तो इस तरह हो जाएगा,
लेकिन इस तरह हुआ नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। और अपेक्षाकृत उदार और संतुलित थी। उन्होंने करों को कम करके जनता पर बोझ कम करने का प्रयास भी किया था, ताकि जो है ना यह दिखाया था कि सरकारी खर्च को बेहतर प्रबंधन से सीमित किया जा सकता है। लेकिन एक समस्या यह है कि राजस्व घटने से विकास कार्य और सैन्य खर्च पर दबाव बढ़ता था। इसके अलावा इस नीति का लाभ सबसे अधिक समृद्ध और मध्य वर्ग में हुआ। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रत्यक्ष लाभ कम हुआ था। और अकाल जो था ना, फेमाइन और राहत कार्य उनका क्या था, उनका शासनकाल भारत में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। बिहार अकाल 1837 से 1874 में हुआ था। 1837 से 1874 में सबसे बड़ा जो है ना अकाल ये बिहार के लिए माना जाता है, बल्कि देश में जो है ना ये माना जाता है। और देखिए अकाल जो है ना, सूखा जब पड़ता है तो अकाल आएगा, जब बाढ़ आएगा तब अकाल आएगा। आइए इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका देख लेते हैं हम, क्या है इस अकाल में। बिहार के 1837 से 74 में इस अकाल में क्या हुआ था। उन्होंने बड़े पैमाने पर राहत कार्य आरंभ किए थे। वे स्वयं बहुत समय तक कलकत्ता, अब कोलकाता में रहे, और उन्होंने अब कोलकाता का नाम अब कोलकाता कर दिया है। तो कोलकाता कहिए, कोलकाता कहिए, कलकत्ता कहिए, जो भी कहना है कहिए, रहे और राहत अभियानों में निगरानी की है। उन्होंने सोन नदी जानते हैं आप लोग, शायद नहीं जानते हैं आप लोग, या जानते होइएगा। और उत्तर बंगाल रेलवे, नॉर्थ बंगाल रेलवे जैसे सार्वजनिक निर्माण परियोजनाएं राहत कार्य के रूप में शुरू किया था। और देखिए आप लोग, एक सोन नदी है और एक सोन नहर है, ये कलकत्ता में है नहर। ये नदी आप लोग को पटना में बगल है, सोनपुर एक जगह पड़ता है, वहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों दो चीज है। उन्होंने व्यापारिक प्रतिबंधों को कम किया, महंगाई नियंत्रित करने के लिए निजी व्यापार पर हस्तक्षेप किए थे। उन्होंने अनाज का निर्यात रोककर स्थानीय भंडारों को प्राथमिकता दी थी। विश्लेषण में क्या देखेंगे, ये उनका दृष्टिकोण और विश्लेषण क्या था उनका, ये यही था कि ब्रिटिशों का जो है ना, और एक तरह से क्या किया था उन्होंने, नीति शास्त्र से अलग कर दिखाया था। बोला था कि मैं अपने हिसाब से ये काम कर रहा हूं। जब अधिकांश ब्रिटिश प्रशासक यह मानते थे कि सरकार का हस्तक्षेप सीमित होनी चाहिए, लेकिन नॉर्थब्रुक साहब बोले थे कि नहीं, अगर हमको काम करना है तो हमको आगे आके और स्पष्ट रूप से काम करना होगा। ये इनका मानना था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इनका ओपिनियन था। समझ गए आप लोग? आप लोग सर्च भी मार लीजिएगा अगर नहीं हमको, अगर आप लोग को ये होगा तो। चलिए, हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राहत कार्य की योजना और निष्पादन में कमियां थी, विशेष रूप से निष्पन्न डिस्ट्रीब्यूशन और संसाधन प्रबंधन में, लेकिन समग्र रूप से यह एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। संबंध और हस्तक्षेप, रिलेशंस विद प्रिंसिली एस्टेट्स, उदाहरण बड़ौदा व ब्रिटिश राजतंत्र में भारतीय रियासतों प्रिंसिली एस्टेट को पैरामाउंट राज, पैरामाउंटेंसी की स्थिति थी, यानी ब्रिटिश सरकार उनकी आंतरिक शासन में हस्तक्षेप कर सकती थी यदि वे अत्याचार करे। नॉर्थब्रुक के समय में एक महत्वपूर्ण मामला बड़ौदा का था। राजा केंद्रराव गैकवाड की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी महालाराव गैकवाड को चुना गया था, लेकिन महालाराव के भ्रष्टाचार, कठोर शासन और व्ययशीलता को क्या किया गया था, दोषी माना गया था। अगर आप ज्यादा काम, अगर शक्ति दिखाइएगा तो आप लोगों को जो है ना बोलेगा लोग कि भाई क्या है, तानाशाह है। समझ रहे हैं? आइए, 1875 में नॉर्थब्रुक ने आदेश दिया कि महालाराव को पदच्युत, डिपोज कर दिया जाए और उनके मद्रास भेज दिया जाए, वहां से हटा के। यह कदम ब्रिटिश शक्ति का क्या था, एक प्रतीक था। यह दिखाता है कि जब ब्रिटिश सरकार चाहती थी वह स्थानीय शासकों को संप्रभुता भी सीमित करने का जो है ना अधिकार दे देती थी। बोलती थी आउट ऑफ जुरिडिक्शन आप नहीं जा सकते हैं, जो आपका अधिकार है आप वही कर सकते हैं। आप ज्यादा कार्य कीजिएगा
दांव पे नकेल कस दिया जाएगा। आइए इसका हम क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, विश्लेषण देखते हैं। यह निर्णय विवादास्पद था और यह एक दर्शाता है कि नॉर्थब्रुक ने दुराचार और अत्याचार पर नियंत्रण करने का जो है ना काफी जो है ना इन्होंने हिम्मत दिखाई थी, काफी साहस दिखाया था, बोला था कि नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा। लेकिन दूसरी ओर यह सुझाव इन्होंने क्या दिया था कि ब्रिटिश राज की सत्ता एक आधिकारिकता समिति नहीं थी, यह एक हस्तक्षेप भारतीय रियासतों की आजादी और सम्मान को चोट पहुंचा सकता है और यह भारतीय राजाओं तथा जनता के बीच ब्रिटिश शासन की छवि को प्रभावित कर सकता था। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों, कुक्कू आर्थिक आंदोलन, क्या था ये कुक्कू आंदोलन, कुका आंदोलन, कुफी आंदोलन, कुको आंदोलन, कुका, कुको, जो पढ़ना है पढ़िए, आपका प्रोनाउंसिएशन है, आप कुक्का पढ़िए, कुक्को पढ़िए, ठीक ना, अब आपके ऊपर है। कुका आंदोलन पढ़िए, कुको पढ़िए। 1872 में पंजाब क्षेत्र के कुका नर्मदा राही या कुका आंदोलन तो शुरू हुआ था, एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहर राम सिंह थे, ठीक ना, और ये नामधारी जो थे इनका नाम था भगत सिंह थे। देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन है, आप किस हिसाब से पढ़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। ब्रिटिश का अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, अमेरिकन का अलग हो जाता है, फ्रांसिस लोग इंग्लिश बोलता है अलग हो जाता है, हम जो बोलते हैं अलग हो जाता है। आइए चलिए आप क्या देखेंगे, आंदोलन ने पहले कुछ मुस्लिम कसाई लोगों को हत्या की थी जिससे ब्रिटिश सरकार ने कठोर प्रतिक्रिया दी थी। गिरफ्तार किए गए कई व्यक्तियों के बिना कानूनी प्रतिक्रियाओं को फांसी भी दी गई थी। नॉर्थब्रुक का प्रशासन इस आंदोलन के लिए जो है ना धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, ये चीज मान के चलिए, और ये क्या था, ये दबाने के लिए नीति के अग्रसर था, लेकिन ये आंदोलन दबने वाला नहीं था। क्यों दबने वाला नहीं था? उन्होंने इस प्रकार के नियमित आंदोलन को राजनीतिक और धार्मिक खतरे के रूप में उन्होंने देखा था। बोला था कि भाई अगर आंदोलन होगा तो ये जो है ना धार्मिक हिसाब से भी सही नहीं है और राजनेता के लिए भी सही नहीं है। और जब धार्मिक आंदोलन जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ तो समाज का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो ही जाता है। ये चलिए देखते हैं विश्लेषण क्या देखेंगे। यह तथ्य दिखाता है कि नॉर्थब्रुक की सोच पूरी तरह उदार या लोकतांत्रिक नहीं थी। जब किसी आंदोलन को व्यवस्था को चुनौती देने वाला जो माना गया हो तो उस पर जो है ना कट्टर कार्रवाई चुनी कैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। यह समय ब्रिटिश दृष्टिकोण को दर्शाता है। देखिए मेन चीज है ना, क्या बोला जाए आपको, कार्रवाई जो है उस समय ब्रिटिश दृष्टिकोण को दर्शाता है कि जो कार्रवाई जो थी ना वो बहुत हार्ड थी, कठोर थी। क्योंकि एक मर्डर हो जाता था तो गांव का गांव खाली हो जाता था, समझ रहे हैं आप लोग। और कट्टर कार्रवाई इसलिए चुनी जाती थी, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि कट्टर अगर कार्रवाई वो नहीं चुन रहा है, अगर नहीं कर रहा है, समझ गए, फिर वही होता रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग आगे क्या देखेंगे, आप लोग नीतिगत देखेंगे, तनाव देखेंगे, गृह सरकार देखेंगे, होम गवर्नमेंट के रूप में उस टाइम में के साथ क्या संबंध था इनका और किस हिसाब से ये काम किए। नॉर्थब्रुक की भारत नीति अक्सर ब्रिटेन की गृह सरकार, विशेषकर जब कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, उसके साथ क्या था, इनका हित काफी टकराता रहता था। उन्होंने आयात शुल्क में कटौती की और सरकार से कहा कि वह निर्यात शुल्कों को बंद करे। इस पर गृह कार्यालय और विशेष रूप से लॉर्ड सेलिसब्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से मतभेद हुए थे। अतः सरकार ने उनके आयात शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने का दबाव डाला था, बोला था कि भाई अब हम दबाव डाल देते हैं इसमें। नॉर्थब्रुक ने इस कदम को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा माना और इसलिए विरोध किया था। यह तनाव अंततः उनके इस्तीफे, रिजाइनेशन का कारण बना। आइए थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं इनका क्या है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नॉर्थब्रुक की दृष्टि और ब्रिटिश गृह नीतियों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल था। उनका विश्वास था कि भारत की परिस्थितियों को
समझे, बिना नीतियों को तय नहीं की जानी चाहिए थी, जबकि गृह सरकार कभी कभी नीतिगत हस्तक्षेप करना चाहती थी। इस टकराव ने उन्हें अपनी स्थिति छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। महत्वपूर्ण में क्या देखेंगे, इसका मुख्य पॉइंट बिंदु में क्या देखेंगे, 1875 में भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। 1875 में उन्होंने कानून, विवाह, असमान विवाद आदि सामाजिक सुधारों पर काफी जोर बल दिया था। जोर मतलब बल वाला जोर, काफी जोर दिया था। और जोर बल भी बोल दे रहा हूं मैं, तो जो बोलिएगा जोर दिया था, बल दिया था, लिखना है आप लोगों को, जो लिख के आइए। उन्होंने 1875 में, आइए देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का आयोजन किया जाता था। उन्होंने आयकर प्रणाली के प्रतिस्थापित करने की क्या की थी, पहल की थी। कर का समग्र मूल्यांकन और आलोचनाएं क्या थी, सकारात्मक पहलू, सुधारवादी दृष्टिकोण। नॉर्थब्रुक वह ब्रिटिश प्रशासक था जिसने यह महसूस किया कि भारत में शासन सिर्फ अधिनायकत्ववादी तरीकों से नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने जनता की पीड़ा को देखकर राहत कायर की प्राथमिकता दी थी। आर्थिक विभेद, आर्थिक विभेद, विवाद बोलिए, विभेद बोलिए, या एक एक तरह से क्या बोलेंगे, विवाद बोल दीजिए, विवाद बात तो लोग नहीं बोलता है, वो बोल दीजिए आप लोग। तो वही चीज है, करों को कम करना, कर न लगाना और सरकारी खर्च को नियंत्रण रखना, ये नीतियों उस समय काफी इनकी अनुभवी थी इन नीतियों में। लेकिन नहीं होगा भाई, आपके पास कितना भी विवेक हो, चाहे लाख आपके अंदर सामर्थ्य हो, आपके अंदर विवेक हो, चाहे आप कितने विवाक से आप जो बात बोलिएगा ना, कितना विवाक से आप बात बोल रहे हैं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कटअप हो जाएगा। आपके अंदर कितना भी विवेक है कि हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग। भारतीय प्रतिक्रियावादी का ध्यान, इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने भारत जन भावना और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखा जाएगा। किसान और ग्रामीण राहत उनका काल जो था, वह काल के टाइम में प्रबंधन प्रभावशाली रहा। जीवन रक्षक राहत कार्य और सार्वजनिक निर्माण योजनाएं इनमें शामिल थी। सीमाएं एवं आलोचनाएं में क्या देखेंगे हम, इनकी सीमाएं क्या थी, इनकी सीमाएं यही थी, इनकी सीमाएं में हुक्मरानी रवैया था, बड़ौदा हस्तक्षेप और कुका आंदोलन पर कठोर रुख यह दर्शाता है कि जब ब्रिटिश शक्ति को चुनौती मिली, नॉर्थब्रुक ने लोकतांत्रिक विकल्प नहीं चुना था। साधारण जनता के लिए सीमित पहुंच थी। सामाजिक सुधारों और कर कटौती नीतियों का लाभ मुख्यतः मध्य और ऊंचे वर्ग को हुआ, लेकिन नीचे वाले वर्ग को नहीं हुआ। अत्यंत गरीब लोगों तक पहुंचना सीमित रह गया था, नहीं पहुंच सका था वहां तक। गृह सरकार के साथ संघर्ष, यह संघर्ष अंततः उसकी पदच्युता का यह मुख्य उदाहरण बना या कारण बना, या ये कारण से हुई, जो भी बोलिए आप। नीति निर्धारण में गृह सरकार की अधिसत्ता एक क्या थी, ये बाधा थी, एक बाउंड्री थी कि नहीं, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, एक आउट ऑफ जुरिडिक्शन आप वर्क नहीं कर सकते हैं। दीर्घकालीन, आइए आते देखते हैं क्या दीर्घकालीन स्थायित्व में कमी क्या थी। उनके बाद के वायसराय में कई नीतियों के पलट दिया, जो नीति निर्माण के जो कार्य थे उसको उठापटक कर दिया और पुनः स्थापित किया, मतलब उसको फिर से एस्टेब्लिशमेंट किया। इसका मतलब यह है कि उनकी नीतियां दीर्घकालीन रूप से पूरी तरह टिक नहीं पाई थी। विरासत और भारत पर प्रभाव, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल भारत के इतिहास में एक मध्य मार्गी सुधार की अवधि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ये दिखाया कि सत्ता और जनता के बीच संतुलन संभव है। अगर जनता और सत्ता के बीच संतुलन संभव नहीं है तो ये ज्यादा दिन तक कायम नहीं चल सकता है। हालांकि सीमाओं के भीतर उनका सबसे बड़ा योगदान अकाल राहत और कर सुधार माना जाता है। अकाल प्रबंधन ने ब्रिटिश शासन की विश्वसनीयता को बढ़ाया। इनके अलावा उन्होंने यह संदेश दिया कि भारत की नीतियां केवल ब्रिटेन से तय नहीं की जानी चाहिए, भारत की नस्ल, अर्थव्यवस्था और जनमानस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आलोचना यह है कि यह सुधार नीति पूरी तरह क्रांतिकारी नहीं थी। उन्होंने सत्ता के संरचनाओं को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उनमें थोड़ा सुधार किया, और कई मामलों में जब शक्ति को चुनौती मिली, उन्होंने शक्ति
अपनाई थी जो नहीं अपनाना चाहिए था। भारत में आज भी नॉर्थ ब्रुक गेट नाम से गुवाहाटी असम में एक द्वार है जिसे उन्होंने अपने आगमन स्थल शुक्रेश्वर घाट पर प्रवेश द्वार के रूप में बनवाया था। और बनवाने के बाद हम आप क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसका हम कंक्लूजन इनका देख लेते हैं। और इनका जो है ना रवैया अजीबोगरीब था, समझ रहे हैं आप लोग। लॉर्ड नॉर्थब्रुक थॉमस जॉर्ज बेरिंग एक तर्कशील, उदार और समर्पित प्रशासक थे जिन्होंने भारत के लिए बेहतर राज शासन की दिशा में कई उपयोगी कदम उठाए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। चाहे इनका विवेक देख लीजिए, चाहे इनका विवाह का अंदाज देख लीजिए, तो नहीं बोलता है बहुत विवाह का अंदाज से बोलते हैं, या जो भी आप बोलिए इनका नहीं रहा, ज्यादा दिन तक टिकट नहीं रहा, टिकट नहीं रहा मतलब टिक नहीं सका। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज है। आप लोग जब मेरा लेक्चर देखिएगा तब मेरा जो है ना वॉइस पकड़ पाइएगा। चलिए आइए चलते हैं, आप मत बोलिएगा कि हमको कुछ आता जाता नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बुक से मिलाइएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। उनकी नीतियां तत्कालीन समय से प्रगतिशील मानी जा सकती है। उन्होंने कर सुधार, राहत कार्य और सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, लेकिन वे पूरी तरह क्रांतिकारी नहीं थे। सत्ता संरचनाओं को नहीं बदला और सत्ता की सीमाओं में ही वो चले गए थे। उनकी विरासत यह रही कि वह एक मध्यस्थता सुधारवादी वायसराय थे, न तो अधिक तानाशाह न पूर्ण लोकतांत्रिक, जिन्होंने भारतीय प्रशासन की दिशा और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। चलिए अब इस युद्ध